no element, then it is called empty set. It is also known as the null set. A set having no element, a set having no element, a set having no element, सेम आंसर है यहाँ पर एम्प्टी सेट। शायद गलती से जो है ये 2 दफा टाइप हो गया क्वेश्चन। Question 1. Which of the following represent a null set? So these both are the representation of a null set. You have to learn it. Okay. Now they are asking that how many numbers are there in this set. So even a blind can see that 5 numbers are there. Question number 11. Which of the following set is equal to set B? So in a set, order does not matter. If it is 2 4 6 8 and 8 4 2 6, both are same. So option C will be the correct option. Got it? So now I am moving towards the practice test. अच्छा जी, determine the total number of subsets of the following set H, I, J, K, L, M, N. So अगर आपने पावर सेट पढ़ा था तो आपको वहां पर याद होगा कि मैंने पावर सेट में आपको बताया था कि पावर सेट इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। देखिए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 elements are there. So number of subsets we all know that is equals to 2 raised to the power n. In this case it should be 2 raised to the power 7, that is equals to 128. Okay, got it? Number of subsets of a set of order 3. Order 3 means number of elements are 3. So here the number of elements are 3. So 2 power 3 is equals to 8. 8 will be the answer. Every set is a proper subset of itself. देखिए proper subset क्या होता है और improper subset क्या होता है, let me explain. देखो बेटा, for suppose आपने क्या किया, एक A set लिया जिसका वैल्यूज हैं 1 2। अब अगर मैं इसका पावर सेट बनाऊंगा तो पावर सेट में मेरे पास क्या क्या आएगा। देखो मेरे पास जो है ना एक सेट आएगा, सबसे पहले तो देखिए नल सेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मेरे पास 1, नेक्स्ट आएगा 2 और नेक्स्ट आएगा 1, 2। सो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो 1 2 जो सेट है वो इस 1 2 के बराबर है। तो जो सेट उसके बराबर है तो जो 1 2 सेट हमारे पास जो यहाँ पर सेम है, तो सेम देखिए ये हमने बेसिकली क्या बनाया है यहाँ पर पावर सेट के अंदर, क्या बनाया हमने, बनाया है तमाम इसके सबसेट्स। देखिए जो ये वाला सबसेट है ना, ये एज इट इज वही है। जब एज इट इज वही है तो देखें जब आप सबसेट्स निकालेंगे तो एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है क्योंकि वो अपने आप के बराबर होता है। ठीक है, सही है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है जो उसके बराबर ना हो, जो उससे छोटे सेट्स हों। सो हमारे पास जो ये वाले सेट्स हैं ना, ये वाले जो सेट्स हैं ये हमारे पास कहलाएंगे
प्रॉपर सबसेट्स और ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो लेट मी राइट, ये कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट्स और जनाब ये हमारे पास कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो जब भी हम सबसेट बनाते हैं तो इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट जो है ना वो एक ही होगा और जो प्रॉपर सबसेट हैं वो कितने होंगे, 2 पावर n। ये तो टोटल, इसमें से एक इम्प्रॉपर माइनस कर दूंगा तो क्या बचेंगे मेरे पास, प्रॉपर सबसेट्स बच जाएंगे। बात समझ में आ गई। प्रॉपर इम्प्रॉपर क्लियर हो गया। प्रॉपर का मतलब होता है जो उससे छोटे सबसेट हैं और इम्प्रॉपर का मतलब होता है जो उसके बराबर है। इज दैट क्लियर? ओके यहाँ पर लिखा हुआ है P और एक सिंबल बना हुआ है Q इज रेड एज। देखें P की तरफ जो है वो बंद है और Q की तरफ खुला हुआ है। सो बेसिकली इसको हम पढ़ते हैं P इज अ सबसेट ऑफ Q। ठीक है, जबकि अगर ये उल्टा लिखा होता तो हम क्या पढ़ते, P इज अ सुपर सेट ऑफ Q। ओके अच्छा जी, करें A will contain how many elements from the original set A। करें A complement repeat about superset। सुपरसेट का मतलब ये होता है कि फॉर सपोज अगर हमारे पास एक ए सेट है, अगर ये होता कि भाई पी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 और क्यू के पास एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास 1 2, सो हम कहते हैं कि भाई पी जो है वो सुपरसेट है क्यू का। वाई नॉट क्यू इज अ सबसेट ऑफ पी। वाई नॉट क्यू इज अ सबसेट ऑफ पी। अगर उल्टा होता, उल्टा पढ़ते हैं तो उसको सुपरसेट बोलते हैं, फिर उसको सबसेट नहीं बोलते, पढ़ने में डिफरेंस हो जाता है उसका। जस्ट लाइक 2/3 लिखा हुआ है या 3/2 लिखा हुआ है तो अलग बात होती है ना। तो आप जब P की तरफ से पढ़ेंगे तो P इज अ सबसेट ऑफ Q। अगर सिंबल उल्टा बना हुआ होगा तो Q इज अ सबसेट ऑफ P नहीं होगा, बल्कि उसको आप पढ़ेंगे P इज अ सुपर सेट ऑफ Q। ठीक है, सो जो ये सिंबल है ना ये सबसेट का है और जो ये सिंबल है ये सुपर सेट का है। ठीक है, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट विल कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सेट ए। देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास एक ए सेट है 1 2, ठीक है, और आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल एक्स से भी रिप्रेजेंट होता है और कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट होता है। सो इसके अंदर अगर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, सो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना तो ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा 3 4 5। सो उसका कोई एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसके अंदर का, जीरो एलिमेंट। बात समझ में आ गई। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब मैंने आपने देख ली होगी थ्योरी, तो मैंने थ्योरी में वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छी खासी डिटेल में बता दी हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने वीडियो में देख लिया होगा, मैंने बता दिया था कि ये बराबर नहीं होते क्योंकि ए इंटू बी और बी इंटू ए में ऑर्डर मैटर करता है। जब ऑर्डर मैटर करता है
तो ये बराबर नहीं हो सकता। और क्यों बराबर नहीं हो सकते, ये भी मैंने वीडियो में बताया था आपको कि x, y अलग चीज़ होती है और y, x अलग चीज़ होती है, इसलिए बराबर नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? सर अगर इक्वल होता तो बराबर होता। हाँ, अगर a इंटू ए देखेंगे तो वो a इंटू ए के बराबर ही होगा ना। ठीक है, उसको हम कर सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है कि ई दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है और हमें क्या करना है, ई में से एफ को माइनस करना है। तो ई में से एफ को माइनस करने का मतलब है कि ई में से वो एलिमेंट्स माइनस कर दो जो एफ के हैं। तो देखें, आपका जो 2 है वो चला जाएगा क्योंकि 2 वहाँ पर भी है। आपका 4 भी चला जाएगा क्योंकि वो वहाँ पर भी है। अच्छा, 6 और 8 जा नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 135 बचेगा। बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, डेल्टा का जो है मैंने नहीं बताया था। डेल्टा मैं आपको बता देता हूँ कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा का मतलब होता है कि अगर ए डेल्टा बी लिखा हुआ है, ऐसे कर, डेल्टा बन नहीं रहा मेरे पास, खैर, अगर ए डेल्टा बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आप ए यूनियन बी करें और उसमें से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मेरे पास क्या आएगा, देखिए ए यूनियन मेरे पास भी आएगा 1 2 3 5 7 9 11, ये आ गया। अब मैं निकाल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरे पास क्या निकलेगा, देखें यहाँ पर 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। तो मेरे पास ए डेल्टा बी ये क्या आएगा, उसमें से उसको माइनस कर दीजिए आप। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या क्या चले जाएगा, देखिए आपके पास 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, आपका बचेगा 1 2 9 11। तो 1 2 9 11 इज द आंसर। गॉट इट? बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या चीज होती है ये? देखो बेटा, n इज द इंटरसेक्शन यार। जब आप इसको और इसको देखते हैं और आप क्या करें, और आप सिर्फ इस पोर्शन को देखें और आप सिर्फ इस पोर्शन को देखें, तो बेसिकली ये जो है वो डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब इसमें जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ रही है आपके बात? सबको क्लियर हो गया? तो ये मैंने सब वीडियो में समझाया था कि इंटरसेक्शन बी कहाँ बनता है और ए माइनस बी कैसा बनता है, वेन डायग्राम सारी मैंने आपको समझाई थी वीडियो में। क्लियर है जी? शुड आई मूव ऑन?
सो बुक में तो हमारे पास यही क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैं हो सका तो फर्दर आपको और प्रोवाइड कर दूंगा। सर आपने डेल्टा का बताया था, नहीं वीडियो में डेल्टा का नहीं बताया था, डेल्टा मैंने यहाँ बताया है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैंने आपसे कहा था कि आप सवाल जो है वो 30 तक कर लेंगे, सो वो हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने से आंसर बड़ा आ जाए जीरो से, या जीरो के बराबर ही आ जाए, तो उसको हम कहते हैं, तो वो जो एक्स होता है वो हमारा कंसिडर किया जाता है रियल नंबर। जैसे कि मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है भाई 3, अब आप 3 का स्क्वायर करो क्या आएगा, 9 आएगा, पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब 3 जो है वो कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। फॉर सपोज लिखा हुआ है जनाब अंडर रूट 2, इसका आपने स्क्वायर किया, ये आ गया +2, तो इसका मतलब अंडर रूट 2 क्या है जनाब, एक अदद रियल नंबर है, ठीक है जी। लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होंगे कि जब आप उनका स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव आएंगे, ऐसे नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ है अंडर रूट -2, अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और -2 बच जाएगा। सो इसका मतलब ये जो -2 है रूट का, ये जो है वो क्या है जनाब, इमेजिनरी नंबर है। समझ आ रही बात। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है अंडर रूट -9 का स्क्वायर, तो जनाब ये क्या आएगा, -9 आएगा। तो इसका मतलब ये जो अंडर रूट -9 है क्या है जनाब, कि एक अदद इमेजिनरी नंबर है। सो रूट के अंदर अगर -1 लिखा हुआ हो तो इसको हम लिखते हैं आयोटा, इसको बोलते हैं हम आयोटा। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी है बेसिक वाला, हाँ मेरा ख्याल है होगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा मुझे, आपको बेसिक वाला करवा दूँ। सो अंडर रूट -1 को हम लिखते हैं आयोटा, ठीक है। सो कहीं पर अगर आप लिखा हुआ देखें अंडर रूट -4, तो इसको आप ब्रेक कर लें, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। देखिए 4 का आंसर क्या आएगा, देखिए 4 का रूट आपको पता है कि +2 भी आता है और -2 भी आता है, और अंडर रूट -1 मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है, आयोटा होता है। सो इसका मतलब अंडर रूट माइनस, सर सैट मैथ में भी होता, जी जी सैट में है ये, सैट का सिलेबस ही फॉलो कर रहे हैं हम। अच्छा, इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है अंडर रूट -5, सो अब क्या करोगे आप कि अंडर रूट 5 को अलग कर लो और अंडर रूट -1 को अलग कर लो। सो अंडर रूट 5 तो एज इट इज आएगा, जब भी रूट लगाएंगे तो साथ में प्लस माइनस लगाना पड़ता है, और इसकी वजह से जो है वो आप लिखोगे आयोटा। समझ आ गई बात, क्लियर है जी।
सो ये वाला प्लस माइनस लगाओ ना लगाओ, ये वाला प्लस माइनस लगाओ ना लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्लस माइनस नहीं लगाना होगा। सो इन शॉर्ट अगर कभी लिखा हुआ है अंडर रूट -9, तो 9 का रूट आपको पता है कि भाई 3 आता है, तो आपने लिख दिया +-3, और इस नेगेटिव की वजह से आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आयोटा लिख दोगे। तो कभी भी रूट पे अगर नेगेटिव साइन आएगा तो आप क्या करोगे, उसको आयोटा लिख दोगे। तो अगर 2 + √-3 आ रहा था, तो इसको लिखोगे कैसे आप, 2 + √3 आयोटा। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। सो ये जो था हमारे पास, ये क्या था, रियल नंबर था। और ये हमारे पास क्या था, इमेजिनरी नंबर था। अगर इनको आप प्लस करके लिखेंगे तो ये प्लस होते नहीं है, प्लस नहीं होते ना माइनस होते। लेकिन इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या लिखते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को हम मानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कैसे लिखा होगा, रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में लिखा होगा, और इमेजिनरी के साथ आयोटा पड़ा हुआ होगा। तो ये जो फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? Is that clear to all of you? Should I move on? Okay. Okay. सो इसमें क्या हो रहा है, हमने आपको ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ x + y आयोटा, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जो ब्रैकेट वाली फॉर्म होती है ना कॉमा लगा के, इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म बोलते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। सो x + y आयोटा में जो x है वो रियल कहलाएगा और जो y है वो इमेजिनरी कहलाएगा। तो बेसिकली रियल की पहचान ये है कि उसके साथ आयोटा नहीं होगा, और इमेजिनरी की पहचान ये है कि उसके साथ आयोटा लिखा हुआ होगा, ठीक है। सो x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। अगर ये लिखा होता y + x आयोटा, तो जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो फॉर सपोज ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में लिखा हुआ था कि 2 + 3 आयोटा। सो इसमें जो 2 था वो रियल था, ठीक है, और जो 3 था वो इमेजिनरी था। और 2 + 3 आयोटा को हम लिख सकते हैं 2,3 की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है नॉर्मली z से, ठीक है। फॉर सपोज लिखा हुआ है -5,4, तो हम उसको लिख सकते हैं -5 + 4 आयोटा। और अगर ये लिखा हुआ है 2 - आयोटा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2, -1। अब यहाँ पर बेसिकली हमें देखना ये था कि यहाँ पर जो 2 है वो रियल है, और आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है वो इमेजिनरी। अब आयोटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जब आयोटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वी विल अज्यूम कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। समझ आ गई आपके बात? तो इसका मतलब रियल पार्ट 2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हो गया आपका लेवल करे -1। सो यहाँ पर रियल पार्ट मैंने 2 लिखा और इमेजिनरी पार्ट मैंने -1 लिख दिया। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? सर ऊपर 5 आयोटा नहीं होगा, नहीं 5 आयोटा क्यों होगा, क्योंकि -5 जो है वो पहले लिखा हुआ है ना, रियल पार्ट है वो, रियल पार्ट के साथ थोड़ी आयोटा आता है। जो बाद में लिखा जाता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसमें -5 रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, आयोटा याद रखें बराबर होता है -1 के। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1।
सर लेकिन आयोटा तो अलग करने के बाद वाई रियल नंबर नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, क्योंकि वो आयोटा के साथ लिखा हुआ है, तो हम उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अगर वो आयोटा के बगैर लिखा होगा तो उसको रियल पार्ट बोलेंगे। रियल बोलने में और रियल पार्ट बोलने में फ़र्क है। इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट बोलने में फ़र्क है। इमेजिनरी पार्ट वाई है, और पूरा जो वाई आयोटा है उस पूरे को हम इमेजिनरी बोलेंगे, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई को बोलेंगे। ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट बहुत ही आसान काम है भाई। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं या दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो देखें इस एग्जांपल में क्या हुआ। देखिए ये रियल था 5 और ये रियल था -2, ये दोनों आपस में ऐड हो गए। अच्छा जी, 4 था इमेजिनरी और 3 था इमेजिनरी, ये आपस में ऐड हो गए। सो रियल रियल के साथ ऐड हुआ तो 5 - 2 देखें कितना हो गया, 3 हो गया, तो रियल का आंसर रियल आ गया। और इमेजिनरी इमेजिनरी से करेगा तो 4 को 3 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑरेंज कलर से मैंने जो है ना रियल पार्ट शो किया है, और ग्रीन कलर से मैंने इमेजिनरी पार्ट शो किया है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या होगा? तो यहाँ पर भी यही हुआ जनाब, कि हमारे पास जो रियल पार्ट था वो 5 था। 5 में से हमने -2 को निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमें बच गया 7, तो रियल पार्ट सॉल्व हो गया। और जब हम माइनस करेंगे 4 - 3, तो इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट जाएगा और आंसर बचेगा 1। 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। मरियम गुल, बेटा कहानी ख़त्म कर दिया आपने। सुलेखा मर्द थी या औरत? बेटा देखें, जो पहले लिखा होता है ना वो रियल होता है हमेशा, और जो बाद में लिखा होता है ना वो हमेशा इमेजिनरी होता है। तो 5,4 में जो पहले लिखा हुआ है ना वो उसको हम कहते हैं एक्स पार्ट, और जो बाद में लिखा होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। जो पहले लिखा होता है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, जो बाद में लिखा होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो रियल होता है पहला वाला, तो 5 हो गया रियल और 4 हो गया इमेजिनरी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मरियम गुल, बेटा क्लियर है? ओके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर बीच में लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू, और हमसे मांगा जा रहा है कि भाई पी और क्यू की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखें ये जो है ना वो रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पर जो 2 है ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं लिखा हुआ। तो हमने क्या किया, रियल पार्ट को इक्वल कर दिया रियल पार्ट से, और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली बड़े आराम से पी की। ठीक है। इसी तरीके से अब इमेजिनरी पार्ट 4Q - 3 के साथ जो है ना वो लिखा हुआ था आयोटा, तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो इधर था 3 इमेजिनरी पार्ट। दोनों इमेजिनरी पार्ट हमने इक्वल किए, और बड़े आराम से हमने सॉल्विंग करके क्यू निकाल लिया। कोई मसला है इसमें? इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कि रियल पार्ट को हम इक्वेट करें रियल पार्ट से, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करें। सो हम यहाँ से बड़े आराम से पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये था रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे, ये था रियल पार्ट राइट साइड पे, दोनों को हमने बराबर रख दिया, और ये आंसर निकाल लिया पी का। ये था इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड का, ये था इमेजिनरी पार्ट राइट साइड का, दोनों को हमने बराबर रख दिया, और हमने यहाँ से क्यू निकाल लिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? अब आ जाइए जनाब मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में कुछ बेचारे बच्चे क्या करते हैं कि वो रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। वो क्या करते हैं, उसका आंसर लिख देते हैं -10, 12 कि भाई उन्होंने रियल से रियल को मल्टीप्लाई किया और इमेजिनरी से इमेजिनरी को मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल दिया।
लेकिन ये हरगिज़ आंसर जो है वो सही नहीं होगा, ये आंसर होगा गलत कि भाई आपने मल्टीप्लाई कर दिया रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से आपने आंसर निकाल लिया। ऐसा नहीं होगा। क्या जनाब कि यहाँ का जो रियल पार्ट है आपने पहले इनको ऐसे लिख लिया, खोल खोल के, ऐसे खोल खोल के लिख लिया। खोल के लिखना तो आता है ना भाई। 5,4 को आपने लिख लिया 5 + 4 आयोटा, और -2,3 को आपने खोल के लिख लिया -2 + 3 आयोटा। ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई होते हैं ना, बिल्कुल वैसी मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? देखिए पहले जो है यहाँ पर मैंने देखिए एरो बनाया, ठीक है। 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे? -2 से। तो 5 × -2 कितना आ गया? -10, जो कि रियल आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा से, तो ये आ जाएगा 15 आयोटा, जो कि आ रहा है इमेजिनरी। उसके बाद अब बारी है 4 आयोटा की। ये 4 आयोटा जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 4 आयोटा को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 आयोटा के जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा -8, जो कि खुद दोबारा से इमेजिनरी है। और फिर सबसे आखिर में अब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 आयोटा से, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा जो है वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप सबको ये बात मालूम है कि आयोटा स्क्वायर है किसके भाई? -1 के बराबर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या कर दिया? -1 डाल दिया। ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड हो गए, 15 में से 8 गया और आंसर आ गया 7 आयोटा। और उसके बाद हमने क्या किया? जो हमारे पास रियल पार्ट्स थे वो थे -10 और ये था -12। तो -12 और -12 कितना हो गया? -22। और इमेजिनरी पार्ट मैंने ऊपर से कॉपी किया +7 आयोटा। तो यहाँ पर हो जाएगा जनाब रियल पार्ट -22 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 7। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मल्टीप्लिकेशन करना आ गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि भाई दो आपके घर से फ़र्द हैं और दो सामने वाले आपके फ्रेंड हैं उनके घर पे फ़र्द हैं, तो यहाँ से जब ए और बी और सी और डी मिलेंगे तो ए जो है वो सी से हाथ मिलाएगा, ए जो है वो डी से हाथ मिलाएगा, और बी जो है वो सी से हाथ मिलाएगा, बी जो है वो डी से हाथ मिलाएगा। समझ आ गई आपको बात? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शुड आई मूव ऑन? ओके। अच्छा जी, अब आ जाइए डिवीजन पर। अब देखिए हो क्या रहा है, इस सवाल को देखिए कि हमारे पास, सॉरी, अच्छा भाई इस सवाल में हो क्या रहा है? सर व्हाट विल बी आयोटा क्यूब सर इफ इट दैट्स पॉसिबल। 2 मिनट वेट कीजिएगा बेटा, सब बता रहा हूँ। अब 3 + 4 आयोटा डिवाइड हो रहा था 2 - 3 आयोटा से। सो हमने क्या किया? इसका कर दिया कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जो है वो कैसे होगा कि अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा प्लस में, और इससे हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो हमेशा नीचे वाले के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे।
हमेशा क्या करेंगे, हम नीचे वाले के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होगा जैसे अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि 3+4 आयोटा 2+3 आयोटा से कैसे मल्टीप्लाई होगा कि भाई पहले जो है वो 3 2 हो जाएगा 6, उसके बाद 3 3 हो जाएगा 9 और आयोटा भी है साथ में, फिर 4 2 8 हो जाएगा और फिर 4 3 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है बराबर होता है -1 के, तो प्लस माइनस इसको कर देगा ये माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर खुद जो है वो -1 के बराबर है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो रियल और रियल को जब सॉल्व करेंगे हम तो होगा क्या हमारे पास कि 6 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -6, और 9+8 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 17। सो इसको अगर आप सेपरेट करके लिखेंगे तो आप रियल पार्ट लिखेंगे -6/13 और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे आप 17/13। तो अगर आपसे रियल पार्ट पूछा जाएगा तो वो होगा -6/13, और अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा तो वो होगा 17/13। बात समझ में आ गई? डिवीजन क्लियर है सबको? जबकि नीचे क्या हुआ, नीचे ये हुआ कि ये लिखा हुआ था 2 - 3 आयोटा और लिखा हुआ था 2+3 आयोटा, तो हमने यहाँ पर लगा दिया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया जनाब? कि a + b × a - b बराबर होता है जनाब किसके? a² - b²। तो जनाब यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, a² - b², और जिसके अंदर आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर, तो ये माइनस का साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, प्लस कर देगा। तो 4 + 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जनाब? 13 हो जाएगा। क्लियर है जी? बिल्कुल इसी पैटर्न पे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सॉल्व हुई हुई है। हमने कैंसिल क्यों नहीं किया सर? अरे बेटा वाओ, अगर कैंसिल कर देते भाई तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था? अगर कैंसिल ही करना था, मल्टीप्लाई डिवाइड तो इसलिए किया था ना क्योंकि हम डिवीजन नहीं आती हमें, तो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने होंगे तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें डिवीजन डायरेक्टली नहीं आती। समझ में आई बात? इसलिए कैंसिल कर देंगे तो वापस वही चीज बच जाएगी ना जहां से शुरू किया था। क्लियर हो गया बेटा ये? अच्छा जी, अब आ जाइए जरा इस पे कि भाई आयोटा जो है वो बराबर था √-1 के और आयोटा स्क्वायर था -1 के। अब मुझे आयोटा क्यूब सॉल्व करना था, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में। तो आयोटा स्क्वायर खुद किसके बराबर था? -1, और आयोटा मैंने कॉपी किया, तो अल्टीमेटली आंसर मुझे क्या मिला? माइनस का आयोटा। ठीक है, आयोटा 4 सॉल्व करना चाहता था, मैंने कर दिया आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर था -1, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? +1। ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? मीसम रिपीट 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 रिपीट। अच्छा देखो बेटा, ये तो सबको पता है कि आयोटा बराबर था √-1 के और आयोटा स्क्वायर बराबर था -1 के। आयोटा बराबर था √-1 के और आयोटा स्क्वायर बराबर था -1 के। ये बात समझ में आ गई? अब आयोटा क्यूब सॉल्व करना था। आयोटा क्यूब को हमने कर दिया ब्रेक, किसमें? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में। अब आयोटा स्क्वायर हमें मालूम था बराबर था -1 के, और आयोटा हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, तो मिला जुला के क्या बन गया? ये माइनस आयोटा बन गया। ये बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब आयोटा 4 कैलकुलेट करना था, हमने आयोटा स्क्वायर लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 4 - 4 = 16, 16 - 4 = 48, 48 - 4 = 120, 120 - 4 = 180, 180 - 4 = 240, 240 - 4 = 480, 480 - 4 = 800, 800 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480 - 4 = 480, 480
तो स्क्वायर का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है 4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता था -1 के बराबर है, जब -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा ना भाई। क्लियर हो गई ये बात। तो इसका मतलब कभी भी मैं आयोटा पावर 4n लिखूंगा, मतलब 4 का टेबल, तो ये बराबर होगा 1 के। तो आयोटा पावर 8 जो है वो 1 के बराबर होगा। क्यों 1 के बराबर होगा, क्योंकि 8 जो है वो 4 के टेबल में आता है। तो आयोटा की पावर जब भी 4 के टेबल में आएगी तो 1 के बराबर होगी। अब लिखा हुआ है आयोटा 24, ये भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि 24 जो है वो 4 के टेबल में आता है। प्लीज शेयर दीज स्लाइड्स आफ्टर द क्लास। अच्छा, वो लेक्चर अपलोड हो जाता है ना, वहां से देख लीजिएगा बेटा आप। सर डिवीजन में नीचे अगर प्लस होगा तो उसका कॉन्जुगेट माइनस बनेगा। बिल्कुल। अब आयोटा पावर लिखी हुई है 52, अब 52 4 के टेबल में आता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब आयोटा पावर लिखा हुआ है 96, तो 96 भी 4 के टेबल में आता है, 1 हो जाएगा। अब आयोटा पावर 26 का क्या इशू है कि भाई 26 जो है ना 4 के टेबल में नहीं आता। जब कोई आयोटा की पावर 4 के टेबल में नहीं आती तो उसको करते हैं हम डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4 करने से जो रिमाइंडर बचता है वही हम आयोटा की पावर में लिख देते हैं। तो आयोटा की पावर अगर 4 के टेबल वाली ना हो तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम आयोटा की पावर बना देते हैं। तो अगर ये 26 नहीं होता, फॉर सपोज 27 होता, तो इसको हम 4 से डिवाइड करते, तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचता 3, तो हम इसको आयोटा क्यूब लिख देते। अगर ये 25 होता, हम 4 से डिवाइड करते, रिमाइंडर बचता 1, तो हम आयोटा की पावर 1 लिख देते। तो जैसे आयोटा पावर 53, अब 53 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो हमने क्या किया, 54 को 53 को सॉरी डिवाइड किया, 53 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो 52 जो है वो 4 के टेबल में आता है, तो रिमाइंडर बच गया 1। तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसी को हम आयोटा की पावर में लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। सबको क्लियर है? रिपीट प्लीज। बेटा आयोटा की कोई भी पावर होगी, हाँ आयोटा के ऊपर 1 है, क्योंकि जो भी रिमाइंडर बचेगा उसी को हम आयोटा की पावर में लिख देंगे। देखो जैसे फॉर सपोज अब देखो लिखा हुआ है आयोटा पावर 21। अब तुम्हें पता है कि जब मैं 24 1 को डिवाइड करूंगा 4 से तो रिमाइंडर बचेगा 1। सो आप इसको लिख दो आयोटा पावर 1। आयोटा पावर 1 लिखो या आयोटा लिखो, बात एक ही है। इसी तरीके से फॉर सपोज लिखा हुआ है आयोटा पावर 563। अब बड़े नंबर को देख के परेशान नहीं होना, शुरू में बताया था मैंने, जब भी 4 के टेबल से डिवाइड करना है तो सिर्फ आखिर के 2 नंबर्स को देखोगे। 63 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो इसको लिख दो आयोटा पावर 3। और आयोटा पावर 3 तुम्हें याद था कि किसके बराबर था, माइनस आयोटा के। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, फॉर सपोज लिखा हुआ है 1/आयोटा पावर 13। अब 13 जो है वो 4 के टेबल से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसको लिख दो 1/आयोटा की पावर 1। अब 1/आयोटा लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे,
को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो माइनस आयोटा से, कॉन्जुगेट से। तो आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? माइनस आयोटा। तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। नीचे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या था? -1। तो ये हो जाएगा +1। ऊपर है माइनस आयोटा, तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। देखो बेटा, देखो आयोटा पावर 13 था, 13 को मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1। तो आयोटा 13 को अब मैंने आयोटा 1 लिख दिया। लेकिन क्योंकि ये अपॉन में है, जब दो कॉम्प्लेक्स, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना 1 अपॉन आयोटा, तो अब मुझे 1 अपॉन आयोटा को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। किससे? माइनस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? माइनस आयोटा। बात समझ में आ रही है? अब तक बात समझ में आ गई कि माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? जी, आयोटा जब भी होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स कंसिडर करेंगे। अब क्या होगा कि जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वालों को, तो ये कितना आएगा? ये आएगा माइनस आयोटा। और जब हम नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या था? -1। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? +1। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? माइनस आयोटा। तो इवेंचुअली हमें आंसर क्या मिलेगा? माइनस आयोटा। बात समझ में आ गई सबके? क्लियर हो गया जनाब? क्लियर है जी? Got it, sir. Thanks, but I still don't know how is this is helpful judging medical student. अल्लाह अकबर।